कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नई एनीमे जिसका नाम है इरेस्ड। इसके मेन कैरेक्टर का नाम होता है फुजिनुमा सातोरो। सातोरो एक मांगा आर्टिस्ट बनना चाहता है, उसका सपना होता है, लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी मांगा बना नहीं पाता। जब भी वो किसी पब्लिशर के पास अपनी मांगा लेकर जाता है, सारे पब्लिशर उसको एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारी मांगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन तुम उनको दिल से नहीं लिखते। जब तक तुम अपनी दिल की गहराई में नहीं जाओगे, अपने दिल के अंदर झाँकोगे नहीं, तब तक तुम अच्छी मांगा बना नहीं पाओगे। इस सबसे परेशान होकर सातोरो अपनी सारी मांगा फाड़ के फेंक देता है, क्योंकि उसको डर लगता है अपने दिल के अंदर झाँकने से। कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट या फिर ऐसी सच्चाई उसके दिल के अंदर छुपी हुई है जिसको कि वो देखना नहीं चाहता। तो हम लोग देखते हैं उसका सपना आगे नहीं बढ़ पा रहा होता। इस चक्कर में उसको एक पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है ओशी पिज़्ज़ा नाम की कंपनी के अंदर, जहाँ पे वो डिलीवरी बॉय का काम करता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सातोरो अपने एक डिलीवरी करने के लिए जा रहा होता है। वो जैसे ही अपनी बाइक पर बैठने वाला होता है, तभी उसके कोवर्कर आयरी नाम की एक लड़की आती है और उसको बोलते हैं सातोरो रास्ते में पिज़्ज़ा खा मत जाना, और वो उसके साथ एक मजाक सा करती है। सातोरो उस मजाक को इतना सीरियसली नहीं लेता और वहाँ से जाने लगता है। और वो बोलता है कि हर बार मुझे यही बात क्यों बोलती है, बल्कि जितनी बार हमारी बात हुई है आज तक हमारी सिर्फ इसी बारे में बात हुई है, और वो हमेशा सिर्फ मुझे एक ही डायलॉग मारती है। और वो एक रास्ते से जा रहा होता है, तभी अचानक वहाँ पे एक अजीब सी तितली दिखाई देती है, और जिस तितली को देखते ही सातोरो के दिमाग में अजीब सा सदमा सा बैठ जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद सातोरो वापस जैसे टाइम में पीछे जा जाता है, और उसको वापस वही सब कुछ दिखने लगता है जो उसने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तभी अचानक से उसके पास से एक ट्रक गुजरता है, जिसको देखते ही उसके दिमाग में कुछ तो अजीब सा होता है, और वो उस ट्रक का पीछा करने लगता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है उस ट्रक के रियर व्यू मिरर पे, जहाँ पे उसको पता चलता है कि वो जो ट्रक का ड्राइवर है वो बेहोश है और उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। तभी आयरी देखती है कि सातोरो जो है उस ट्रक का पीछा कर रहा है। अचानक से एक बच्चा उस ट्रक के आगे आने वाला होता है। तभी सातोरो उस बच्चे को बचाने के चक्कर में उस ट्रक ड्राइवर का हाथ अपनी तरफ खींचता है, जिससे ट्रक जो होता है वो सातोरो की साइड हो जाता है। इस समय वो बच्चा तो बच जाता है, लेकिन इस चक्कर में सातोरो का एक्सीडेंट हो जाता है एक गाड़ी के साथ। तो अब सातोरो की पूरी लाइफ उसके सामने फ्लैश होने लगती है। वो समझ जाता है कि मेरा फाइनल टाइम आ चुका है। आज तक मुझे किसी के साथ इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए था। मैं जिसके भी साथ इन्वॉल्व होता हूँ उस चक्कर में मेरा ही नुकसान होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं सातोरो भी मरा नहीं होता, वो जिंदा होता है। वो एक हॉस्पिटल के अंदर होता है, और वो अपने सामने देखता है तो वो देखता है वहाँ पे आयरी बैठी होती है। आयरी बोलती है सातोरो तुम 2 दिन से बेहोश थे, तुम्हें याद था ना तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ पे कैसे आए। तो सातोरो बोलता है हाँ मेरा नाम मुझे अच्छे तरीके से याद है, और मेरा शायद एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ था तभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो आयरी उसको बोलते हैं चलो ठीक है, कम से कम तुम्हें ये सब तो याद है। वैसे कोई बंदा है क्या जिसे मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी मॉम, डैड, कुछ तो सातोरू बोलता है नहीं, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। तो आयरी अपने हाथों से कैंची बनाती है और कुछ तो काटने की कोशिश करती है। तो सातोरू बोलता है ये कोई मजाक है क्या जो कि सिर्फ तुम्हारी उम्र के लोग समझ पाएंगे। तो आयरी बोलते हैं नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई तो मेम्ब्रेन होगी जो कि तुम्हें खुलने नहीं दे रही है मेरे साथ। मैं उस मेम्ब्रेन को काटने की कोशिश कर रही थी। तो सातोरू हल्का सा हंसता है। तो आयरी बोलती है वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ, क्योंकि तुमने उस बच्चे को बचा लिया अपनी जान पे खेल के। वैसे तुम्हें पता है वो ट्रक ड्राइवर जो था वो पहले ही मर चुका था हार्ट अटैक की वजह से। अब हम लोगों को बाद में पता चला। और वैसे भी तुम चिंता मत करो तुम्हारी डिलीवरी बाइक के बारे में, क्योंकि मैंने बॉस से बोल दिया था, तो वो उस सबको इंश्योरेंस में कवर कर लेंगे। तो सातोरू बोलता है कि वैसे तुम इतनी छोटी हो, तुम डिलीवरी वाले में काम क्यों करती हो। तो वो बोलते हैं दरअसल मेरा एक सपना है, उसको मुझे पूरा करना है, इस सब के लिए मैं ये काम कर रही हूँ। तो सातोरू बोलता है अच्छा इस बात ये बात है क्या। तो वो बोलती है बस तुम पूछोगे नहीं क्या सपना है। तो सातोरू बोलता है मैं क्यों पूछूंगा तुमसे सपना। तुमने कभी सोचा नहीं अगर तुम किसी को अपना सपना बता दो और फिर वो तुम्हारा सपना पूरा ना हो तो तुम्हें बुरा लगेगा, सामने वाला तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। तो बोलते हैं नहीं मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग अपने सपने के बारे में सबको बताएंगे तो शायद वो पूरा हो जाए। तो सातोरू बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बात मैंने कभी सुनी है। तभी आयरी वहाँ से खड़ी होती है और चली जाती है, और बोलते हैं कि वैसे ही मैं तुम अपने सपने के बारे में बताने वाली नहीं थी, हम लोग इतने भी क्लोज नहीं है। अगले दिन हम लोगों को पता चलता है कि सातोरू इस सब घटना को रिवाइवल बोलता है जो कि इसके साथ होती है। इस सब के अंदर सातोरू हर बार अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है और हर बार उसी को परेशानी होती है। दरअसल इस सब के अंदर होता क्या है कि जब भी उसको रिवाइवल होता है वो 1 से लेकर 5 मिनट के पीछे चला जाता है, और ये सब कुछ तभी होता है जब कुछ बुरा होने वाला होता है। उसको अचानक से रिवाइवल होता है और वो 5 मिनट पहले चला जाता है। इस सब के रिजल्ट में होता क्या है कि जो भी बुरी घटना होने वाली होती है सातोरू बहुत बार उन एक्सीडेंट्स को बचा लेता है। कभी कभार तो सब कुछ ठीक हो जाता है, और कभी कभार फालतू में उसी को चोट लग जाती है, फिर उसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है। तो हम लोग इतने सातोरू हॉस्पिटल से घर पे आता है, तो वो देखता है वहाँ पे उसकी मॉम ऑलरेडी उसका वेट कर रही होती है। तो वो बोलता है तुम यहाँ पे कैसे है मॉम। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि दरअसल मैं हॉस्पिटल गई थी तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम तो वहाँ पे बेहोश पड़े थे, तो मैंने सोचा यहीं पे आ जाऊँ, वैसे मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन यहाँ पे रहने वाली हूँ। तो सातोरू बोलता है मॉम लेकिन आपको यहाँ पे रुकने की क्या जरूरत है। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि मेरा बेटा उसको सर पे इतनी गहरी चोट लगी है, मैं तुम्हारी थोड़े दिन रुकूँ ना तुम्हारे साथ। तो सातोरू बोलता है वैसे ही मेरे पास एक ही बेड, आप रुकोगे कहाँ। तो वो बोलते तुम चिंता मत करो, मैंने देखा था तुम्हारी अलमारी के अंदर एक स्लीपिंग बैग है, तुम उसके अंदर सो जाना, कुछ दिन काम चला रहना, तब तक मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। वैसे सातोरू मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से अगर मुझे यूनो जाना पड़े तो डायरेक्ट ट्रेन है या फिर कोई ट्रेन बदल के जानी पड़ेगी। तो सातोरू बोलता देखा मुझे पता था आप सिर्फ मेरी देखभाल करने के लिए यहाँ पे नहीं हो, आपको घूमना भी है यहाँ पे। तो बोलते कि तो मैं होकाइडो से यहाँ पे आई हूँ डायरेक्ट, तो मैं थोड़ा बहुत घूमूँ भी ना, तुम्हारे पीछे पीछे पड़ी रहूँ क्या। और हम लोग इतने रात को वो लोग खाना वगैरह खा के उसकी मॉम सोने वाली होती है, टीवी वगैरह देख रही होती है। तभी अचानक से टीवी के अंदर एक न्यूज़ आती है एक बच्चे के किडनैप होने की, और पता चलता है कि वो बच्चा जो था वो अगले दिन ही मिल जाता है। तभी सातोरू की मॉम उससे पूछते हैं सातोरू तुम्हें याद है जब तुम 5th ग्रेड के अंदर थे तब कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तो सातोरू समझ नहीं पा रहा होता क्या हुआ।
तो उसकी मॉम बोलते हैं शायद तुम भूल चुके हो, हम लोगों ने उसको भूलने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी। तो हम लोग कहते हैं सातोरू पूरी रात उसके बारे में सोच रहा होता है। तभी सातोरू को याद आता है कि जब वो 5th क्लास में था तो उसके साथ में पढ़ने वाले 2 बच्चों का किडनैपिंग और मर्डर किया गया था। तो हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब सातोरू बच्चा था तो वो हमेशा 20 साल के लड़के यूकी के साथ घूमता रहता था। यूकी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का था, सातोरू के साथ उसको खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। उसका असली नाम यूकी भी नहीं था, बल्कि उसको सातोरू यूकी इसलिए बुलाता था क्योंकि वो हमेशा हिम्मत की और करेज की बातें करता रहता था। वो हमेशा सातोरू को बताता था कि कैसे तुम पॉपुलर बन सकते हो अपनी क्लास में, लेकिन क्लियरली विजिबल था कि यूकी कभी अपनी क्लास में पॉपुलर नहीं रहा होगा, क्योंकि वो हमेशा हकला के बोलता था। वो काफ़ी ज़्यादा शाय था, उसको दूसरों से बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती थी। लेकिन 6 महीने बाद सातोरू को पता चलता है कि यूकी उन किडनैपिंग और मर्डर के अंदर शामिल था। और हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातोरू अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करने के लिए आया हुआ होता है। तो सातोरू बोलता है कि मॉम आपने कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग नहीं कर ली है। तभी अचानक से एक बच्चे की आइसक्रीम गिर जाती है और उसकी मॉम उसको चुप कराने की कोशिश करती है। और हम लोग देखते हैं हम लोगों को फिर से वो तितली दिखाई जाती है और सातोरू को फिर से अपने रिवाइवल का एहसास होता है। तो सातोरू सोचता है कि क्या ये सच में रिवाइवल है। तभी अचानक से उस बच्चे की आइसक्रीम दोबारा गिर जाती है और सातोरू समझ जाते हैं कि हाँ ये सच में रिवाइवल है। तो अपने आसपास देखने लगता है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ अजीब सा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो वो अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम आपको यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ दिख रही है क्या, कुछ भी गलत हो रहा हो जो आपको दिख रहा हो। तो उसकी मॉम सीरियसली लेती है सातोरू की बात को, क्योंकि एक बार पहले भी सातोरू ने ऐसा सब कुछ बोला था और सातोरू को ऐसा महसूस हुआ था। उस टाइम जब उसने आसपास देखा था तो वहाँ पे एक आग लगी हुई थी। तो इस वजह से सातोरू की मॉम और सातोरू मिलकर उस आग को बुझा पाए थे। तभी सातोरू की मॉम की नज़र पड़ती है एक बंदे के ऊपर जिसने टोपी पहनी होती है। वो सातोरू की मॉम की तरफ देख रहा होता है। उसके पास एक बच्ची होती है। तो जैसे ही सातोरू की मॉम उसको देखती है वो उस बच्ची को वहीं पे छोड़ देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। तो सातोरू की मॉम उस कार की नंबर प्लेट की फोटो खींच लेती है क्योंकि उसको यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। तभी वहाँ पे आयरी आ जाती है और सातोरू को बोलते हैं सातोरू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम भी शॉपिंग करने के लिए आए हो। तो सातोरू आयरी को अपनी मॉम से मिलवाता है। तो आयरी बोलती है तुम्हारी मॉम है, मुझे लगा ये तुम्हारी बड़ी बहन है। तभी सातोरू की मॉम आयरी को बोलती है आयरी तुम हमारे साथ डिनर क्यों नहीं करती, मैं वैसे भी आज करी बना रही हूँ तो तुम हमारे साथ डिनर कर सकती हो। तो आयरी बोलती है हाँ हाँ मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं भी आपकी हेल्प करूँगी करी बनाने में। और हम लोग देखते हैं वो जो नीली गाड़ी वाला बंदा था टोपी लगाए हुए, वो अभी भी इन लोगों पर नज़र रख रहा होता है। उसको उसकी मॉम के ऊपर शक हो गया होता है। तो हम लोग देखते हैं जैसे आयरी सातोरू के घर पर आती है उसको पता चलता है कि सातोरू मांगा आर्टिस्ट बनना चाहता था, तो उसका मांगा बनाने का सपना था। तो आयरी उसकी मांगास देखने लगती है पुरानी जो कि उसने इंटरनेट पर चढ़ा रखी होती हैं। तो सातोरू को थोड़ा अजीब लग रहा होता है कहीं इसको पता ना चल जाए मैं कितनी बेकार मांगा लिखता हूँ। तभी सातोरू की मॉम बोलते हैं पहले मुझे लगा कि आयरी तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन तब मैं सोची कि इतनी छोटी इसकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है हाई स्कूल में पढ़ने वाली। तो आयरी बोलते हैं नहीं नहीं दरअसल ये मेरा फ्रेंड है जिसकी मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, ये मेरे साथ काम करता है। उसके बाद आयरी खाना वगैरह खा के घर जाने लगती है। तो सातोरू उसको स्टेशन तक छोड़ कर आता है। वापस आने के बाद वो अपनी मॉम से बोलता है मॉम आप हर बार मेरी गर्लफ्रेंड वगैरह की बातें क्यों करने लगती है, वो मेरी कोवर करती है और आप देखा नहीं वो मेरे से उम्र में कितनी ज़्यादा छोटी थी। तो सातोरू की मॉम बोलती तो क्या हो गया, उसका चांस तो है तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने का, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करती है। तो सातोरू बोलता है कि मॉम एज अ फ्रेंड बोला था उसने, वो मेरी कोवर्कर है, फालतू में बातों को आगे बढ़ाती हो। तो उसकी मॉम बोलती है सातोरू तुम्हें आज दोपहर का इंसिडेंट याद है। तो सातोरू बोलता है हाँ बताओ क्या हुआ। तो उसकी मॉम बोलते हैं मुझे लगता है हम लोगों ने आज एक किडनैपिंग को रोक दिया। तो सातोरू बोलता है क्या सच में। तो उसकी मॉम बोलते हैं अरे मजाक कर रही हूँ, इतना भी सीरियस मत लो मेरी बातों को। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग सो जाते हैं। अगले दिन सातोरू एक क्राइम मैगजीन पढ़ रहा होता है जिसके अंदर 18 साल पहले की क्राइम्स वगैरह लिखे होते हैं। जब सातोरू बच्चा था वो अपने 5th स्टैंडर्ड में हुई किडनैपिंग वगैरह की चेकिंग कर रहा होता है। तभी उसको याद आता है कि वहाँ पे कायो नाम की एक लड़की थी जिसकी किडनैपिंग और मर्डर किया गया था। तो लास्ट टाइम सातोरू ने जब कायो को देखा था तो वो एक पार्क के अंदर खड़ी थी। वो हमेशा पार्क के अंदर ही खड़ी रहती थी, लेकिन वो सातोरू की इतनी अच्छी दोस्त नहीं थी। तो जब लास्ट टाइम सातोरू ने उसको दे रखा था तो सातोरू उससे बोला नहीं, ना ही उसको वापस ले जाने की कोशिश किया। लेकिन हम लोग देखते हैं उसके बाद उस लड़की का किडनैपिंग हुई और उस लड़की का मर्डर हो गया। तो सातोरू हमेशा अपनी मम्मी से यही बोलता था कि मॉम अगर मैं चाहता तो मैं कायो को बचा सकता था, क्योंकि मैंने उसको लास्ट टाइम पार्क में देखा था, मैं उसको वापस घर आने के लिए बोल सकता था। शायद यही इंसिडेंट वो है जो कि सातोरू भुलाने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से वो अपने दिल के अंदर झांकना नहीं चाहता, क्योंकि वो अपने आप को गिल्टी महसूस करता है इस इंसिडेंट के लिए, इसलिए वो अपने मंगास को भी ढंग से लिख नहीं पाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सातोरू की मॉम उस नंबर प्लेट की जो उसने फोटो खींची थी उसको चेक करती है। तो उसे पता चलता है कि वो एक रेंटल कार थी। तो सातोरू की मॉम समझ जाती है कि वो पक्का एक किडनैपिंग ही थी, लेकिन उसने मुझे देख लिया था इसलिए शायद उसने उस बच्चे को किडनैप नहीं किया। तो सातोरू की मॉम बोलते हैं कि उसकी आंखें मैंने कहीं कहीं देखी देखी लगती हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बंदा मुझे जानता था और मैं भी शायद उस बंदे को जानती हूँ, बस मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने उसे कहाँ देखा है। तो वो अपने एक डायरी निकालती है, उस डायरी में एक नंबर निकालती है और उस नंबर को फ़ोन करती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, काफ़ी टाइम बाद मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो भी एक क्राइम मैगजीन पढ़ती है और उस क्राइम मैगजीन के अंदर वो 18 साल पहले वाला केस निकालती है और वो सोचती है कि मुझे लगा ही था कि यूकी जो है वो किडनैपर नहीं है, मुझे लगता है कि ये जो आज मैंने देखा वही ये बंदा असली किडनैपर है और 18 साल हो गए उस केस को बंद हुए, तो शायद पता नहीं उसके बाद इसने कितने किडनैपिंग और कितने मर्डर किए होंगे, मुझे ये सब कुछ सातोरू को बताना होगा। और ये सोचते सोचते वो अपने घर पर आ जाती है। तभी अचानक से पीछे से एक बंदा आता है कोट पैंट पहने हुए और वो सातोरू की मॉम के ऊपर अटैक कर देता है चाकू से। तो हम लोग देखते हैं सातोरू की मॉम उसको देखती पहचान जाती है और वो समझ जाती है कि यही था वो बंदा और वो सातोरू को कॉल करने की कोशिश करती है कि सातोरू
सातोरू को मुझे बताना होगा कि सातोरू तुम ठीक बोल रहे थे। तुम्हें लगता था ना कि यूकी ने ये सब कुछ नहीं किया हुआ, तुम सही थे, यूकी ने ये सब कुछ नहीं किया था। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। जब पुलिस वालों ने नहीं सुनी, लेकिन मैं तुम्हारी मॉम थी, मुझे तो कम से कम तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। लेकिन हम लोग देते हैं वो सातोरू को फ़ोन नहीं कर पाती, क्योंकि वो जो काले कोट पैंट वाला बंदा होता है उसका फ़ोन लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसी टाइम से थोड़ी देर पहले सातोरू की भी छुट्टी हुई होती है। तो आयरी सातोरू को बोलते हैं, सातोरू तुम्हारी मॉम ने काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस करी बनाई थी, उनको बोलना कि वो मेरे लिए दोबारा बनाए। तो हम लोग देखते हैं सातोरू जिस टाइम पे घर पहुंचता है, उसी टाइम वो काले कोट पैंट वाला बंदा उसकी मॉम को मारकर निकल रहा होता है। तो सातोरू जब अपने घर के अंदर घुसता है तो उसके उसके हाथ में वो डायरी के अंदर से गिरी हुई पर्ची आती है जिसके ऊपर नंबर लिखा होता है। तो सातोरू बोलता है, मॉम आप भी ना कमरा खाली खुला छोड़ दिया, ये होकाइडो नहीं है, यहाँ पे चोर वगैरह आ जाते हैं। तभी जब वो रूम के अंदर घुसता है वो देखता है उसकी मॉम की वहाँ पे लाश पड़ी होती है। सातोरू ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो पीछे आके गिरता है। उसी टाइम पर उनकी मकान मालकिन वहाँ पे आई होती है करी लेकर देने के लिए सातोरू को। लेकिन वो ये सब कुछ देख के चौंक जाती है, उसे लगता है शायद सातोरू ने अपनी मॉम का कत्ल किया है। तो वो वहाँ पे पुलिस वगैरह को बुला लेती है और पुलिस वाले आकर सातोरू से पूछताछ करने लगते हैं कि तुम ही फुजिमिनो सातोरू, तुमने अपनी मॉम का कत्ल किया। लेकिन सातोरू वहाँ पे चिल्लाता है कि नहीं ये सब कुछ मैंने नहीं किया, और वो डर जाता है और वो डर के वहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पे हम लोगों को तितली दिखाई देती है और उसका रिवाइवल हो जाता है दोबारा। तो सातोरू बोलता है क्या दोबारा रिवाइवल हुआ है, लेकिन मैं कहाँ पे हूँ, मैं कितना टाइम पीछे पहुंचा। और हम लोग देखते हैं कि सातोरू अपने बचपन में पहुंच चुका होता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के लिए बने नहीं हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।